नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का पार्ट नंबर 3। वेक्टर का पार्ट 3। अभी तक हमने वेक्टर के बारे में क्या क्या बातें की हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो बात किया था रिजल्टेंट निकालने की बात की थी। दो वेक्टर हमें दिए गए हैं। दो वेक्टर दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक मिनट दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। चलिए, दो वेक्टर हमें दिए गए हैं ए और बी। ए एंड बी दिए गए हैं, तो इनको ऐड करें। इनको ऐड करने पे जो इनका सम आता है उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और ये निकालते कैसे हैं? सपोज दैट क्या क्या चाहिए होता है। एक तो इन दोनों का मॉड चाहिए, हमें वेक्टर ए दिया गया है और दूसरा वेक्टर बी दिया गया है। दूसरा वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा दिया गया है। तो सीधा सीधा हमने फार्मूला निकाल लिया था। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका नेट इफेक्ट आएगा, इनके कहीं बीच में आएगा। ठीक है, इनको ऐड कैसे करते हैं? यहाँ पे बी को लाएंगे, जहाँ पे ए एंड हो रहा है वहां से बी को स्टार्ट करेंगे और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो इनके देखो, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आया कि नहीं। तो आर इक्वल टू मॉड आर आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये एंगल अगर ऐसे दिया गया है तो यहां से ये एंगल हो गया, नहीं तो एंगल कैसे निकालते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में समझाया था अच्छे से। ठीक है, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। एक मिनट, यहीं पे जो है रिजल्टेंट जो आता है उसके एंगल की बात करना मैं पिछले लेक्चर में भूल गया था, तो यहीं पे समझा देता हूं कि अगर हमारे पास इस तरह से एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ए और बी, तो इनका रिजल्टेंट ये होता है आर, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और ये आएगा कैसे? इस फार्मूले से आएगा। अब बात करते हैं, अगर कुछ इस तरह से मैंने बनाया होगा, याद हो अगर आपको, ये एंगल दोनों ए और बी के बीच का एंगल हो गया। एंगल कैसे निकालते थे? अगर हम ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी की डायरेक्शन में जाने के लिए जितना हमें मुड़ना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये आया था आपका बी कॉस थीटा, ये आया था आपका बी साइन थीटा। अगर हमें ये पूछ ले कि जो रिजल्टेंट हमारा आया है, देखिए वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी ये था, ये हमें दिया गया था। रिजल्टेंट हमने निकाला ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर ये। तो रिजल्टेंट का एंगल बताना हो हमें, रिजल्टेंट का एंगल बताना हो वेक्टर ए से, तो मान लीजिए अल्फा है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये तो हमें दिया जाएगा, या फिर नहीं दिया जाएगा तो आगे हम कैसे निकालते हैं वो सब देखेंगे। तो अगर ये अल्फा फाइंड आउट करना है तो टेन अल्फा देखिए यहाँ पे इस वाले ट्रेंगल में, बड़े वाले ट्रेंगल में टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस ये पूरा है, ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे जो है ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, कल मैं बताना इसको भूल गया था। तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एंगल किसका एंगल है? जो रिजल्टेंट ए और बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका वेक्टर ए के साथ जो है क्या एंगल बन रहा है, उसकी डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है ना, तो हम पूछे बता देंगे कि ए से अल्फा एंगल पर है, वो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ये दो वेक्टर दिए जाए आपको, अगर ये दो वेक्टर आपको दिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स दिया गया आपको, फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, इधर लग रहा है एक दूसरा फोर्स 20 न्यूटन का। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहीं कहीं पे आएगा, आएगा कि नहीं? इनके बीच में ही तो आएगा। इनका नेट इफेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और इनके बीच का एंगल दिया है थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स इधर आएगा। तो ये एफ से कितना एंगल बना रहा है, ये होता है अल्फा। ठीक है, तो भी क्वेश्चन करेंगे इन पे। ये हो गया पिछले लेक्चर का, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया। अब आज हमें क्या पढ़ना है ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट और रिजल्टेंट हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ
वेक्टर। ये क्या होता है? कंपोनेंट और रिजल्टेंट तो देख लिया। कंपोनेंट रिजल्टेंट एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा। तो क्या था कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, हम यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक जा रहे हैं, ये हमारा वेक्टर है सी मान लीजिए, ठीक है। और अब सी के जाने का दूसरा तरीका ये था, ये ए था, ये बी था। तो अगर हम ए चले और बी चले, यानी कि ए प्लस बी किया, तो कहाँ पहुंच गए? इस फाइनल पॉइंट पे जो कि सी वेक्टर में पहुंचा रहा होगा। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। अब इसमें क्या बोलते थे हम कि जो काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, जो काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, वही काम सी अकेला कर रहा है। मतलब सी हुआ ए और बी का रिजल्टेंट, सी हुआ ए और बी का रिजल्टेंट, और ए और बी हुए सी के कंपोनेंट। तो कंपोनेंट और रिजल्टेंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अब रेक्टेंगुलर का कंपोनेंट क्या है? रेक्टेंगुलर को हम रिलेट करते हैं परपेंडिकुलर से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर हमें दिया गया है, ऐसे वेक्टर आर दिया गया है, ठीक है। इनके हमें दो कंपोनेंट करने हैं, इनके ऐसे दो कंपोनेंट करने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हों, जो आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लीजिए अब यहां से यहां जाना था, मान लीजिए पॉइंट ये है एक्स है, ये पॉइंट वाई है। तो हम इस डायरेक्शन में गए, वेक्टर ए चले, और इस डायरेक्शन में गए, वेक्टर बी चले, वहां पे पहुंच गए, ठीक है। और ए और बी के बीच का एंगल कितना है? ये वाला एंगल मत बोलिएगा, ये वाला एंगल मत बोलिएगा, क्योंकि हम ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी में मुड़ने के लिए ये वाला एंगल देखना जाए। है तो दोनों 90 डिग्री ही, लेकिन आपको तरीके से चलना है। तो आर के दो कंपोनेंट कौन है? ए और बी, ठीक है। और उनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ए और बी को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है आर के। चलो मैं इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। इफ आर इज रिजल्टेंट वेक्टर, इफ आर इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन then we can say, then we can say A and B, A and B are component, are components of R। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब यहीं पे हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, यहीं पे आगे देखते हैं। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ? आर के जो दोनों कंपोनेंट हैं, आर के जो दोनों कंपोनेंट हैं, उनके बीच एंगल, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, या फिर ऐसे लिख दें, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या बोलेंगे? देन वी कैन से, वी कैन से ए एंड बी आर, वी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ आर। इतनी बात समझ में आ गई? वैल्यू क्या होगी अभी हम निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको इसका समझ में आना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या। अभी यूज भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या है। इसी को हम कुछ बुक्स में या फिर कुछ लोग आपको इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब करते हैं, इसका नाम से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हो सकता है आपने इस टॉपिक से पढ़ा कि अगर किसी वेक्टर को हम उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रेजोल्यूट करें तो क्या आएगा, उसी नाम से पढ़ते हैं। नाम अलग अलग है, मतलब सब सेम है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन का मतलब हो जाता है, आप जरूरी नहीं परपेंडिकुलर ही हो, कहीं पे भी हम उसका कर देते हैं, उसके कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकाल दें। लेकिन जब रेक्टेंगुलर वर्ड यूज कर देते हैं तो वो जरूरी हो जाता है कि जो दो कंपोनेंट हम कर रहे हैं किसी वेक्टर के, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक, अब इसका यूज कहाँ होगा? ज्यादातर हमें परपेंडिकुलर ही करना होता है। हो गया? तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल लें, इसको नोट कर लिया आपको। अगर हम इन दोनों ए और बी की वैल्यू निकालना चाहें, सपोज दैट हमारे पास ये वेक्टर है आर, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल, ठीक है। और इसको बोल दे रहा हूँ वर्टिकल,
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे डिफाइन करते हैं? चलो यहीं पे बता दे रहा हूँ। वर्टिकल क्या होता है, पहले वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वर्ड आपने सुना होगा। तो जो ग्रेविटी के अलोंग डायरेक्शन लेते हैं या फिर उसके अपोजिट, ग्रेविटी के ऊपर ऐसे बोले, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है उसे हम वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं। लेकिन जरूर आप दिमाग में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कहीं पे जो है, क्योंकि अर्थ की सरफेस बिल्कुल फ्लैट तो है नहीं, तो आप वहां कंफ्यूजन, सीधा सीधा आप याद रखिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाए या फिर उसके अपोजिट भी जाए, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये सीधे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, या फिर परपेंडिकुलर टू वर्टिकल, या फिर ऐसे बोलते हैं पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, सीधे बोलते हैं परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल हमारा, ये हो जाता है वर्टिकल। अभी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंपोनेंट करना सीख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ही हमेशा करें। हमें जो क्वेश्चन मिलेगा हमें उस डायरेक्शन में करना होगा जिस डायरेक्शन में हमें आसानी हो, और वही चीज हम सीखेंगे आज। तो मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है थीटा। ठीक है, तो अब आपको आर के दो कंपोनेंट करने हैं। तो सपोज दैट यहां पे आया एक कंपोनेंट, इधर हम कर दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसके परपेंडिकुलर होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे आप एक्स और वाई मान लें। एक्स और वाई भी तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ने हमने डिफाइन किया था। तो ये आपको पता होगा चाहिए ये कितना आएगा, आर का कॉस थीटा ही तो आएगा। ये डायरेक्शन, ये लेंथ कितनी आएगी बताइए। आप अगर कॉस थीटा लगाएं यहाँ पे, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा दें, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस, यानी कि ये लेंथ, बेस बोल दे रहे हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज आर है। ठीक है, अब अगली थोड़ी देखिए, इस वेक्टर को ए मान लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब इसका मॉड लेते हैं यहाँ पे, तो बेस यहाँ पे हो जाएगा ए, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। वेक्टर ए था, वेक्टर ए का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने दिया, तो ए कॉस थीटा आया। और ये वाला कितना आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल लगाइए, यहाँ पे साइन थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा ए साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखेंगे, ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगी ए साइन थीटा। अब अगर ये साइन थीटा है, ए साइन थीटा, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो कंपोनेंट आएगा ये वाला भी ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जितनी डिस्टेंस है वही उतनी एरिया। ठीक है, तो वेक्टर ए के हमने दो कंपोनेंट किए, एक आया ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर आप एक्स मान लीजिए, और दूसरा आया वर्टिकल डायरेक्शन में ए साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन्हीं दोनों को देखो, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो ए आना चाहिए, क्योंकि इसी को हमने कंपोनेंट किया, रेजोल्यूट किया है दो पार्ट में। तो अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो सीधा सीधा उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, उनका दोनों का स्क्वायर करके। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, तो आ जाएगा ए। ए को ही हमने रेजोल्यूट किया था, उनका रिजल्टेंट ए आना चाहिए। और यहाँ पे हमने करके भी देख लिया कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब जो है रिजल्टेंट निकालना तो हमने सीख लिया था, अगर दो वेक्टर दिए हैं उनके बीच का एंगल थीटा दिया है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर हमें इस तरह का वेक्टर दिया हुआ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं, इनका रिजल्टेंट जो होगा
√x² प्लस y²। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2ab cos थीटा करेंगे, आई और जे के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, cos 90 जीरो हो जाएगा, वो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो a² प्लस b² ये वाला बचा। इसी तरीके से अगर आपको वेक्टर इस तरह से दिया है, तीनों का दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? और सॉरी आर, इनका रिजल्टेंट सीधा सा तीनों का स्क्वायर कर देना है, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस दिया है तो भी प्लस ही रहेगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने निकाल लिया हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आप इसको इस तरह से याद भी रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए दिया है, उससे थीटा एंगल पे हमें ले जाना, उसका कंपोनेंट करना है, तो जिधर थीटा दिया हुआ है उधर आएगा उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो ए दिया था ए कॉस थीटा, जहां पे जिस डायरेक्शन से हमें एंगल थीटा दिया है, ध्यान से समझिएगा, जिस डायरेक्शन से हमें, हॉरिजेंटल डायरेक्शन बोल लो या फिर एक्स मान लो, आप मान सकते हो, तो जहां से थीटा एंगल दिया है उस डायरेक्शन में उसका कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा उसका साइन कंपोनेंट। तो ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसी की जरूरत हमें बार बार पड़ती है। ये हो गया, तो आप याद रखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए इसको एक्स मान लिया, एक्स माना है और इसको वाई माना है, तो आप वेक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा। वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन को किससे लिखते हैं? जे कैप से। पिछला लेक्चर आप ढंग से पढ़ लीजिए, तभी यहाँ पे आइएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब इसका थोड़ा सा हम यूज देख लेते हैं। हो गया? चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो है यूज देखते हैं। ये मार्क, चलो चलिए बनाते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको, बार बार करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना आना चाहिए आपको। सिंपल सा दे देंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये दिया है, ये मान लीजिए एक फोर्स दिया है 20 न्यूटन का। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और ये कोई डायरेक्शन दी गई है सिंपल से, मुझे पता नहीं कौन सा है, आई है जे के, एक्स है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मुझे नहीं पता, बस ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री। तो इसके इसके वर्टिकल कंपोनेंट करने हैं। एक इसके वर्टिकल कंपोनेंट जो करने हैं हमें, इस डायरेक्शन में करना है, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में करना है। तो इधर क्या आ जाएगा 20 कॉस थीटा, यानी कि 30 कितना आ जाएगा? कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो 10 आ जाएगा, 10√3 न्यूटन इधर लग रहा है, 10√3 न्यूटन। अब इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? इसका साइन थीटा, 20 sin 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी कि इसको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ें, तो इस इधर आएगा 10√3 न्यूटन और इधर आएगा 10 न्यूटन। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10√3 न्यूटन, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, इस पर दो फोर्स, चाहे हम, एक तो F इक्वल टू 20 न्यूटन लगाया, तो इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट आ रहा है, 20 न्यूटन का आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम करें इस डायरेक्शन में, हम इस वाले जो जिसमें हमने कंपोनेंट निकाला है, 10√3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएंगे और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएंगे, तो सेम इफेक्ट आएगा जितना 20 न्यूटन का इफेक्ट, और डायरेक्शन भी वही आएगी जो 20 न्यूटन की डायरेक्शन थी। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 न्यूटन इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो जिधर इन दोनों का नेट इफेक्ट जो है उनके रिजल्टेंट के ही डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो सिंपल है, आप इस तरीके से याद रखिएगा, जिधर पे एंगल दिया हो उधर कॉस कंपोनेंट आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन वाला कंपोनेंट आता है। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लीजिए आपको हम्म ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दी गई है आपको, और ये वर्टिकल डायरेक्शन दी, ठीक है, और यहां से एक इंक्लाइन सरफेस दिया है, इंक्लाइन सरफेस दिया है आपका, इंक्लाइन सरफेस। ठीक है,
सर्कल दिया है और ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री। मार्कर चल नहीं रहा आज, 1 मिनट दूसरा मार्कर लेते हैं। तो ये एंगल दिया है आपका 30 डिग्री। दिख रहा है? विजिबल है? ठीक है। सॉरी, 37 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे। अभी 37 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, याद करिए। 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लग रहा है F = 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये एंगल दिया है आपको कितना, ये भी एंगल 37 डिग्री दिया। ये बात समझ में आई? अब हमको इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना है, दो डायरेक्शन में दे रहा हूं। एक तो आपको इंक्लाइन में निकालना है और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर निकालना है, और जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्वेश्चन ये है फाइंड कंपोनेंट्स, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। किस किस डायरेक्शन में? फर्स्ट जो है इन द इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इट, एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो एक तो इंक्लाइन की डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, और इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इस तरह से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है, एक इंक्लाइन सरफेस रखा हुआ है, एक इंक्लाइन सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उस इंक्लाइन सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर फोर्स लग रहा है, उस इंक्लाइन से 37 डिग्री के एंगल पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमें क्या करना है? दो क्वेश्चन हमारे सामने, इसको रेजोल्यूट करना है, इसके कंपोनेंट निकालना है, एक तो इंक्लाइन डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल में। तो पहले ये वाला करते हैं। तो इधर तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा। इधर क्या आ जाएगा? इंक्लाइन के डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? F cos 37, F cos 37 आएगा। तो F cos 37 कितना होता है बताइए? F दिया है 20 न्यूटन, cos 37 की वैल्यू याद है किसी को? 20 न्यूटन। 37 और 53 डिग्री ये बोला था याद रखने के लिए, 90 हो गया। अगर ये 435 है तो 4 के सामने वाला 53, बड़ा एंगल, 3 के सामने वाला 37, ठीक है। तो यहां से cos 37 निकालें तो 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 37, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 16 न्यूटन, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा F sin 37, F sin 37। तो दूसरा वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मार्कर आज से नहीं चल रहा कोई, चलिए दूसरा वाला क्या लिख दे रहा हूँ मैं? 20 sin 37, sin 37 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, 5 4 जा 20, क्या क्या 12 न्यूटन। ये हो गया, ये तो हमने कर दिया। अब इस पर आ जाते हैं, ठीक है, इस पर आ जाते हैं। तो इस फोर्स का इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बनेगा? ये एंगल ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 37 है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये मैंने पैरेलल बनाई है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ये लाइन बनाई है, तो ये भी 37 होगा, ये भी 37 होगा। और ये टोटल एंगल जो आ जाएगा, टोटल एंगल जो आ जाएगा कितना? 37 + 37 कितना हो जाएगा? 74 डिग्री, ठीक है। अब एक तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि इसमें कंपोनेंट करना है, और इसके परपेंडिकुलर तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर तो वर्टिकल आएगा ही। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। एंगल क्या है?
फोर्स से एंगल अब 74 डिग्री बन रहा है, बस कुछ नहीं करना है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफ 20 cos 74। ठीक है, 74 डिग्री कैसे निकाला वो आपका काम है, आप निकालिए। अ, इसका जो है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 20 sin 74। ठीक है, अगर इस तरह का एंगल दिया जाता है जनरली वैल्यू दे देता है, नहीं देता है तो आप ऐसा एंगल नहीं देगा कुछ। अगर देगा तो निकालना सीख लीजिए, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट तक इस लेक्चर में कवर कर लूँ। एक लेक्चर और लेना पड़ेगा जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। टाइम क्या हो रहा है, में भी लग रहा है नहीं हो पाएगा टोटल। चलिए, ये समझ में आ गया आपको, बताइए। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लेंगे। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। जब फिजिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, इसलिए आपको ये जरूर आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूज देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। हम्म यूज देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग निकाल तो रहे हैं, ठीक है। ये वेक्टर सी था, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर ये थीटा है तो ये सी कॉस थीटा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये सी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एक ही कंपोनेंट हो सकता है क्या रेक्टेंगुलर? अगर ये बात, ये मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं? मान लीजिए किसी ने कहा हम पहले वेक्टर ए जाएंगे, सी तक जाना है हमें, यहाँ ओ से सी तक जाना है पहले, तो पहले वेक्टर ए गए, फिर यहाँ से वेक्टर बी गए। तो देखिए ए और बी के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुए। ए और बी क्या हुए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट हो गया। अब किसी ने कहा कि मैं ऐसे जाऊंगा, वहां इतना, मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है। ए बी और वेक्टर को सी ले लिया है तो इसको बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए। सपोज दैट ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल क्या मतलब, ये एंगल इधर जा रहे थे डी की डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन में आए तो ये एंगल 90 डिग्री मान लीजिए है। हो सकता है देखने में आपको ना लग रहा, मान लीजिए ऐसा है। तो डी और ई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुए वेक्टर सी के। एक तो एक कंपोनेंट हुआ रेक्टेंगुलर ए और बी, दूसरा हुआ डी और ई। इसी तरीके से हम कई कंपोनेंट बना सकते हैं। तो किसी, आप ये मत सोचिएगा कि ये सब मतलब बिल्कुल यूनिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि किसी एक वेक्टर का एक ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन सकता है। यहाँ पे दो मैंने बना दिया है, इसी तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी वेक्टर के, किसी वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं छोटे छोटे। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लिया। अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम, यूज ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको इसका यूज भी समझ में आ जाए कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला यूज जो है, यूज ऑफ, यूज ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इनका यूज है। तो फर्स्ट यूज हम देखने जा रहे हैं, कौन सा, रिजल्टेंट निकालने में, टू फाइंड रिजल्टेंट। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत डिम तो नहीं चल रहा है। चलिए, टू फाइंड रिजल्टेंट। ठीक, अब रिजल्टेंट मान लीजिए आपको इस तरह से एक ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, एक ब्लॉक दिया गया है, इस पर जो है कुछ फोर्स लग रहे हैं। चलिए, एक फोर्स मान लीजिए यहाँ से इस डायरेक्शन में लग रहा है, F इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल दिया है आपको, उधर 30 डिग्री।
F1 बोल रही है इसको। ठीक है। और एक दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, F इक्वल्स टू, ये भी मान लीजिए 20 न्यूटन है, F2 भी 20 न्यूटन है। ठीक है। और ये एंगल दिया है आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। तो पहले कर लेते हैं। आप दूसरा तरीका, अगर हमको इस तरह से एंगल दिया गया 60-30 दिया गया तो ये 90 हो जाएगा। आप चाहें तो, अब दोनों 90 हैं तो अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कर दें। ठीक है। मान लीजिए ये अभी 90 आ जा रहा है तो आसान लग रहा है आपको कि हम अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दो, अगर एंगल उनके बीच का 20 है और इस तरह से वैल्यू भी दी गई तो आपको आसान लग रहा होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस वाली डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर, इसके और इसके परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन जो बन रही है, इसमें मैं इनके कंपोनेंट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। इसका आएगा 20 cos 30, 20 cos 30। तो कितना हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में? 20 × cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये आ गया आपका 10√3। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है। 10√3 आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर आएगा 20, यहाँ पे 20 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन आ गया, ये 10√3 न्यूटन आ गया। अब जो है इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। 20, 20 cos 60, 20 cos, सॉरी, हाँ, 20 cos 60। तो इसका कितना आ जाएगा? cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि इधर आ जाएगा 10 न्यूटन। और इधर आएगा इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 20 sin 60। तो 20 sin 60 करेंगे, sin 60 की वैल्यू √3/2, 20 sin 60, और ये हो जाएगा 10√3। कैसे आएगा? sin 60 वैल्यू √3/2, 10 हो गया। तो इधर दो कंपोनेंट आए, मैं अब यहाँ को इसको ऐसे बना रहा हूँ। इधर दो कंपोनेंट आए, एक तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर लग रहा है 10√3 न्यूटन का, और एक इधर लग रहा है 10√3 न्यूटन का, और एक इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है। अब क्या है, ऐसे बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे आपको फिजिक्स में कि ये दोनों कंपोनेंट इक्वल आ जाएगा, और जब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल आ जाएगा तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, और इन दोनों को सिंपल सा, एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लग रहे हैं, इधर 20 न्यूटन का, ये भी 20 न्यूटन का, एक ब्लॉक में दो फोर्स लग रहे हैं, तो टोटल हम सम करके इतना तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि नेट इफेक्ट जो आएगा 40 न्यूटन का आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। अगर एंगल कुछ दिया जाएगा तब √a² + b² + 2ab cos थीटा, या फिर अगर रेजोल्यूशन से कभी कभी काम बहुत आसान हो जाता है, आप देखेंगे ऐसे एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। ठीक है। या फिर अगर हमें ये देखना हो कि ये फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है, इसका इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होगा, इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होगा, तो भी हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना पड़ेगा। ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए और ऐसे दिमाग में बैठाइए इसको, क्योंकि अभी आपको लग रहा है रिजल्टेंट निकालने में इससे अच्छा तो हम ये कर लेते 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, कर लेते आप, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ गया, लेकिन 90 डिग्री नहीं आएगा तो a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। और बहुत सारी जगह पे आपको ये कंपोनेंट अगर करना आपको आता है तो बहुत आसान कर देता है। ठीक है। अभी मान लीजिए 3 वेक्टर दिया होता, यहाँ पे एक वेक्टर और दे देता है इससे, तो फिर क्या करते आप? फिर दो का रिजल्टेंट निकालते, फिर उसका एंगल इसके साथ निकालते, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते, तब तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती। अब क्या करेंगे, इसका भी रिजल्टेंट इधर कर लेंगे, इसका भी कंपोनेंट इधर और इधर, इधर और इधर, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, इनको जोड़ घटा लेंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, छोड़, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये सब एक डायरेक्शन में इधर आ जाएगा, एक डायरेक्शन में सिंपल सा ऐड कर लेंगे, दो वेक्टर मिल जाएंगे। अगर ये इधर वाले ज्यादातर केस में कैंसिल हो जाते हैं और नहीं कैंसिल हो रहे हैं, तो एक वेक्टर इधर आएगा, मान लीजिए ये ज्यादा है, मान लीजिए ये ज्यादा आ रहा है, तो एक वेक्टर इधर आएगा और एक वेक्टर इधर आएगा, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो फिर दोनों का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है। अगर नहीं आ रही, नहीं क्या आ रही होगी, आप सीख लीजिए इसको किसी तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको बिना सीखे इसको आपको काम चलने वाला नहीं है। ठीक है। तो रफ करें इसको, एक तो रिजल्टेंट निकालने के काम आता है हमारा, बस आपको कंपोनेंट करना आना चाहिए। रिजल्टेंट की चिंता मत करिए, कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे वो आगे जब क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप कंपोनेंट करना सीख लीजिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना।
इतना ही तो याद रखना है आपको। जिस डायरेक्शन में करना है उसका कॉस, जिधर से एंगल दिया है आपको उसका कॉस थीटा ले लेना, और जिधर कॉस थीटा आ रहा है उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा आएगा। इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा मत कर दीजिएगा, जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर, तभी तो दोनों रेक्टेंगुलर बनेंगे। जब दोनों कंपोनेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होंगे, तभी रेक्टेंगुलर बनेंगे। ये तो हो गया पहला यूज। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे यूज की। दूसरा यूज क्या होता है? टू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है? इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करेंगे? सपोज दैट आप जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? एक फोर्स इस पर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, वही ले लेते हैं। चलिए 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है? ये एंगल दिया है आपको उधर 37 डिग्री, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इधर एक फोर्स लगाएंगे, एक फोर्स इधर भी लग रहा है इस पर, ठीक है? ये कोई सरफेस वगैरह नहीं, बस ये नॉर्मली। तो अगर हमें ये 37 डिग्री पर कह रहा है कि कितना फोर्स लगाए हैं, ये फोर्स की वैल्यू हमें पूछ ली है ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, ताकि जो है ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। फाइंड एफ, ये फोन बोल दीजिए, फाइंड एफ सच दैट ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है? आपको ये फोर्स पता करना है कि कितना न्यूटन का इधर 37 डिग्री पर लगाएं कि ये जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए, चलिए करते हैं। तो सिंपल सा तरीका क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका नेट इफेक्ट एफ नेट अगर जीरो आ जाए, एफ नेट अगर जीरो आ जाए, तो हम एक ऐसा फोर्स हमें चाहिए ताकि इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें। रिजल्टेंट निकालें तो जो है वो जीरो आ जाए। आर निकालते हैं ना, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये करते हैं। तो एक F1 मान लीजिए, इसको चाहे F2 मान लीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, इनके बीच का एंगल 37 प्लस 37 के तो 74 डिग्री ये हो जाएगा। और 74 डिग्री यहाँ पे cos थीटा रखें और इसको जीरो करें, स्क्वायर करें, फिर उसके बाद एफ की वैल्यू निकालें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप का बनेगा। फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा, थोड़ा क्या काफी टफ है। अब हम दूसरा तरीका निकालते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसको कैसे करेंगे? तो इस डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में, चलिए ये हॉरिजॉन्टल बोल दीजिए, ये वर्टिकल, इनमें दोनों फोर्स के हम कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है? तो इधर आएगा पहले का 40 न्यूटन का, 40 cos 37, इधर जो आएगा 40, एक मिनट एक मिनट, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स इधर आ जाएगा। एक फोर्स और लेते हैं, एक फोर्स और लेते हैं इधर की तरफ, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं आ पा रहा है। इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, कितना? ये मान लीजिए 20 न्यूटन का लग रहा है, और ये एंगल आप ले लीजिए, ये भी 37 डिग्री प्लीज चले। 37 डिग्री एंगल इसलिए लें ताकि आपको आसान पड़े, ये एंगल अलग अलग दे सकता है, ठीक है? अब इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाए, यानी कि इनका नेट इफेक्ट कुछ ना आए, ये ब्लॉक जहां पे है वहीं पे रहे, तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे तब इन सबकी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बस इसका यूज कैसे करना है मैं ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो कुछ आएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इनके बीच में कुछ आएगा, कुछ वैल्यू आएगी आर की,
फिर जो यहाँ पे आएगा और इसका रिजल्टेंट, फिर उसका रिजल्टेंट निकालें और जीरो के बराबर करें। और आपने एक ये तो वैल्यू भी नहीं दी गई है, फिर जीरो के बराबर करके फिर जो एफ की वैल्यू निकालना बहुत टफ हो जाएगा। अब आसान तरीका क्या है, ये देखिए, सबके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सबके कंपोनेंट कर लीजिए, सीधी बात। तो एफ ये इधर आ जाएगा 40, अभी मैं एंगल ऐसे लूंगा कॉस 37, 40 कॉस 37 इसका आ गया। इसके परपेंडिकुलर आएगा 40 साइन 37। ठीक है, इसका करेंगे तो इधर आ जाएगा एफ कॉस 37। ध्यान से देखिएगा, एफ कॉस 37 इसका इधर आया, इधर थीटा इधर दिया है ना, तो इधर कॉस, और इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा एफ साइन 37। ध्यान से देखिएगा, एफ साइन, दोनों के कंपोनेंट इसके भी कर देते हैं। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20, इधर फोर्स, दो फोर्स आ रहे हैं, इसको ऐसा करिए 60 न्यूटन लीजिए आप, 60 न्यूटन लीजिए। तो इधर हम कर दे रहे हैं, इधर आ जाएगा 60, 60 क्या आएगा, कॉस या साइन, कॉस 37। इधर कॉस कंपोनेंट आएगा 60 कॉस 37, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा 60 साइन 37। ठीक है, अब हमारे पास दो डायरेक्शन में सारे फोर्स आ गए। अब इन सबको हटा दीजिए आप, क्या क्या बचा है, इस डायरेक्शन में ये बचा है, इस डायरेक्शन में ये ऊपर नीचे। अब अगर हम ऐसा बोल दें, इधर जो फोर्स आ रहा है, इधर जो फोर्स आ रहा है, दोनों इक्वल हो जाए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर जो फोर्स आ रहा है, जो फोर्स इधर आ रहा है, दोनों इक्वल हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इफेक्ट जीरो आ जाएगा, ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। चलिए करते हैं, यहां से करूं मैं, दिख रहा है, चलिए। तो पहले हम हॉरिजेंटल की बात करते हैं। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या होगा, इधर आप 40 cos 37 प्लस एफ cos 37, 40 cos 37 प्लस एफ cos 37, ये इक्वल किसके होना चाहिए, इधर वाले फोर्स के, 60 cos 37 के। ठीक है, इनको सॉल्व करें। हम्म, यहाँ से एफ की वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, और चाहे यहां से भी निकाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। वर्टिकल की बात कर लेते हैं हम, वर्टिकल की बात कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, ये है 40 साइन 37, 40 साइन 37 प्लस 60 साइन 37 प्लस 60 साइन 37 इक्वल टू कितना होना चाहिए, नीचे वाला ये वाला फोर्स इक्वल टू ये वाला, तभी तो दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एफ साइन 37। देखिए, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप बैक करके फिर से ध्यान से देखिए, मैंने सारी चीजें एक एक चीजें बताई हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो दोबारा देखिए, कंफ्यूजन जरूर दूर होगा आपका। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन देखिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एफ है, बाकी सारी चीजें हमें पता है, तो चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी मान लीजिए इसमें cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 37 की वैल्यू, हम्म, क्या आया था अभी, 4/5। ट्रायंगल याद रखिएगा, cos 37 का 4/5, और sin 37 का भी, सॉरी, sin 37 का 3/5। तो cos 40 इंटू cos 37 4/5 प्लस एफ इंटू 4/5 इक्वल टू 60 इंटू 4/5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 5×8 = 40, और ये है ऐसे 12×5 = 60, तो 8×32 32 प्लस 4f/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 48, 12 इंटू 4 48। यहाँ सॉल्व कर दो, यहाँ से 4f/5 कितना हो जाएगा, 4f/5 दिख रहा है यहाँ तक, 4f/5 इक्वल टू हो जाएगा, ये 32 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 32 इधर आएगा तो माइनस होगा, 48 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 16, 16 बचेगा। 48, 32 इधर रह जाएगा, माइनस करेंगे, 48 माइनस 32 16 हो गया। अब f इक्वल टू डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई, 16×5 = 80, और डिवाइडेड बाई 4 इधर आ जाएगा, 4 8 और 0, तो f कितना आ गया, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाए हम, तो जो है
ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। आपको हो सकता है ये लगे कि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में है उतना फोर्स इस डायरेक्शन में। नहीं, अगर ये एंगल सेम दिया होता तो हम सोच सकते थे ऐसा, लेकिन ये एक तरीका है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, आप बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगे जो आप देख के बता देंगे कि यहाँ पे कितना फोर्स लगाया जाए, लेकिन अगर नहीं देख के समझ में आ रहा है तो ये तरीका होता है। तो आपको समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और यही नहीं, पूरे फिजिक्स में आपका इसका यूज मिलता रहेगा अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, तो इसको आप एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिए। इन पे और अगर कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो उनको करिए। थैंक यू।